राधे राधे। क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होती हैं एंड उनका यूज़ करके हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो ये रहा एनसीईआरटी बुक। इस बुक से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लाइन टू लाइन मीनिंग के साथ। तो पहला है आपका एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि रिसोर्सेज होते क्या है। फर्स्ट पैरा से ही आपको सब डेफिनेशन मिल जाएगी रिसोर्सेज की। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. Resource क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो हमारे environment में available है। क्या हर चीज़ resource है? हाँ, हर चीज़ resource है, लेकिन 3 conditions दी हुई हैं। कौन सी 3 conditions? जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब हम लोग उसका यूज़ करके, किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उस रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल। वो पैसे के अकॉर्डिंग में तो हमारे लिए आसान होना चाहिए ना। पता चला जैसे कि टेक्नोलॉजी के एक्सेसिबल का मतलब मैं आपको समझा दूँ। पहले तो जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, इसमें से पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। तो इन सारी चीज़ें कहाँ से निकलती हैं? हम लोग किसका यूज़ करते हैं? टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और अगर मान लो हमें पेट्रोल अभी जिस रेट पे मिल रहा है, अच्छा आपको अगर बोल दिया जाए कि आप पेट्रोल निकाल लो, आपके फ्लोर के नीचे से अगर आपको पेट्रोल मिल रहा है, बोला जाए पेट्रोल निकाल लो, आप निकाल तो लोगे, लेकिन अगर उसका प्राइस जो है 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस अगर हम 1 लाख रुपए कर दें, कि अगर आपको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए या 1 लीटर डीजल चाहिए, वो आपको 1 लाख रुपीज में मिलेगा, तो क्या वो आप खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। तो हमारा जो रिसोर्स है वो सेकंड पॉइंट क्या है कि इकोनॉमिकली, यानी कि पैसे के मामले में भी फिजिबल होना चाहिए। यह हमारी दूसरी शर्त है। तीसरी क्या है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। हमारे समाज में हम वही चीज करते हैं जो कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है। अब हमारी व्हीकल्स किस चीज पे चलती थी? जो सड़कों पे आप देखते हो गाड़ियां, ऑटो रिक्शा चलते हुए, वो पेट्रोल या डीजल पे चलती हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ? कल्चरली क्या होने लगा? वो उस चीज को लोग डिनाई करने लग गए। पॉल्यूशन बढ़ने लग गया तो लोग उस चीज को डिनाई करने लग गए। अब लोगों की डिमांड क्या है? इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजें। तो आपने अभी देखा होगा ई रिक्शा आ चुका है, ठीक है। जो चीज इलेक्ट्रिक से चल रही है, अब लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे पोल्यूशन कम होगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, यानी कि क्या थर्ड पॉइंट है? कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इन 3 चीज का यूज करके ही मतलब एक रिसोर्स का यूज हो सकता है। आई होप आपको अभी तक रिसोर्स क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अभी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जो हम रिसोर्सेज की तरह यूज़ करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं हम किसके यूज़ करके? टेक्नोलॉजी के यूज़ करके। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पहला जो है आपका नेचर, यहाँ पे आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है। दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजी, जिसका यूज़ करके हम इन रिसोर्सेज को अपने नीड के अकॉर्डिंग, हमें जैसा नीड होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बना लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और तीसरा क्या है इसमें? इंस्टीट्यूशंस। हम अपना खुद का इंस्टीट्यूशन बना के उस रिसोर्स को अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशंस बना के उसको रिसोर्स की तरह यूज करते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेचर में रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका यूज हम करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके फिर हम नेचर के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, और अपने ह्यूमन क्या करता है? इंस्टीट्यूशंस बनाता है और उन रिसोर्सेज का यूज करता है, जिससे क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। रिसोर्सेज से डेवलपमेंट हो रहा है। ये कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमन भी तो रिसोर्स है। ह्यूमन वो भी तो एक तरह से रिसोर्स है। वो इतनी सारी चीजें कर रहा है, अपने आप को भी वो खटा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भी एक तरह से रिसोर्स ही हुआ है। इसको वो ह्यूमन रिसोर्स के अंडर में आता है। अब क्या होता है? डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज एन अज्यूम्ड बाय मेनी? क्या आपको अब हमसे एक सवाल पूछा गया है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, क्या ये नेचर के द्वारा हमें फ्री में मिले हैं? ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि नेचर के द्वारा रिसोर्सेज हमें फ्री में मिले हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर लिखा है दे आर नॉट। नहीं, वो फ्री गिफ्ट्स नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन जो एक्टिविटी करता है उसका फंक्शन है रिसोर्स। ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है। Human beings themselves are essential components of resource. They transform material available in our environment into resources and use them. These resources can be classified into following ways. Environment में मौजूदा चीज़ों को वो ट्रांसफॉर्म करके अपने अकॉर्डिंग मीन्स में उसको रिसोर्सेज को यूज़ कर लेता है।
तो इसके बेसिस पे रिसोर्सेज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं वो पार्ट्स क्या है। पहला क्या है, ओरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे इन्होंने क्या नाम दिया है, मतलब किस चीज में डिवाइड किया है। पहला जो इन्होंने डिवाइड किया है बायोटिक और एबायोटिक में। अब बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा, देखो पहले हमें बांट दिया गया है किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे बांटा है बायोटिक एंड फिर एबायोटिक। इनके बारे में आपको एनसीईआरटी में मिलेगा अगर आप पुरानी एनसीईआरटी की बुक यूज करोगे, जैसे कि मेरे पास बुक है। इस बुक में दिया हुआ है, सब के डेफिनेशंस दिए हुए हैं, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो हटा देगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दूं बायोटिक क्या होता है। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज। अब इस बुक में दिया हुआ है बायोटिक और नॉन बायोटिक के बारे में। ये बायोटिक रिसोर्सेज हमें बायोस्फीयर से मिलती हैं। बायोस्फीयर यानी कि लिविंग थिंग्स हमें मिलती हैं। अब जैसे कि क्या हो गया, फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना यानी कि पौधे और जानवर। फिर फिशरीज, लाइव स्टॉक, फिशेज जो फिश की हम तालाब बनाते हैं, फिर लाइव स्टॉक्स जहाँ पे मुर्गे फार्म, ये सब होता है। ये सब क्या है, बायोटिक है। एक तरह से बायोटिक है। एबायोटिक क्या हो गई, जो कि नॉन लिविंग थिंग से मिली होती है, जैसे कि रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, ये सब क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। अब दूसरा रिसोर्स हमें क्या बताया गया था, क्या है, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होती है, यानी कि वो कितनी जल्दी खत्म होगा या कितने देर तक चलेगा, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी। सेकेंड है हमारा एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हमें रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया। अब इसमें भी दो आते हैं, एक आता है रिन्यूएबल और एक आता है नॉन रिन्यूएबल। अब ये क्या होता है, रिन्यूएबल क्या रिसोर्सेज क्या है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। ये एक बार यूज किया, खत्म हुआ, फिर हम यूज कर सकते हैं, फिर बन जाता है, फिर यूज किया, फिर खत्म हुआ, फिर हम यूज कर सकते हैं, वो आते हैं रिन्यूएबल में। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, एक बार बना, हमने यूज किया, अब हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, मतलब वो एक ही बार यूज के लिए वो रिसोर्सेज बनते हैं, इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल की एग्जांपल्स क्या होती हैं, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। एक बार बनती है, हम लोग यूज करते हैं, वो फिर से बनती है, हम फिर से यूज करते हैं। फॉरेस्ट हो गया, अच्छा मान लो जैसे कि फॉरेस्ट है, उसमें से आपने एक दो पेड़ काट दिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, एक दो पेड़ काट दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो ये तो दोबारा उगाएंगे ना इस जगह पे, तो ये रिन्यूएबल हो गए। लेकिन आपने पूरा का पूरा ये जंगल ही जला दिया, मतलब इसका जो भी था ये पूरा खत्म कर दिया, तो पूरा का पूरा जंगल दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकता है। एक दो पेड़ काटोगे तो वो दोबारा रिन्यू हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा का पूरा जंगल ही नष्ट कर दोगे तो वापस पूरा जंगल नहीं बनेगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरी तरीके से, ये बात को याद रखना। अब नॉन रिन्यूएबल की एग्जांपल्स क्या होती हैं, फॉसिल फ्यूल्स हो गई, मिनरल्स हो गए, ये सब नॉन रिन्यूएबल के अंदर में आती हैं। इनको बहुत साल लगते हैं इनको रिन्यू होने में, बनने में, और उसके बाद ये खत्म भी हो जाती हैं, फिर दोबारा बनती भी नहीं है। तो इनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए और इन्हें भी ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब रिसोर्सेज को तो ध्यान से यूज़ करोगे ही ना, बेफालतू को तो खत्म करोगे नहीं। अब क्या आता है, थर्ड बेसिस क्या है, पहला ने पढ़ा ऑरिजिन के बेसिस पे, दूसरा पढ़ा एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, तीसरा क्या आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस है। अब इसमें क्या आता है, ओनरशिप में आता है पहला कैटेगरी आता है इंडिविजुअल, वो रिसोर्सेज जो एक इंडिविजुअल का होता है। अब जैसे ये मार्कर है तो ये इंडिविजुअल है, मतलब ये मेरा मार्कर है, तो ये रिसोर्स मेरा रिसोर्स है, इसमें किसी और का हक नहीं है, ये रिसोर्स मेरा हुआ। दूसरा कौन सा रिसोर्स होता है, कम्युनिटी, यानी कि जिसपे एक कम्युनिटी का हक हो। आपके घर में पार्क होगा, कोई पिकनिक स्पॉट होगा, ऐसे कोई पब्लिक जगह होगी जिसपे कम्युनिटी का हक होता है। पार्क पे तुम अकेले जाके नहीं कह सकते नहीं ये पूरा का पूरा पार्क मेरा है, वो पार्क सभी का है, जो उस कम्युनिटी में रह रहे हैं वो सभी का पार्क है। अब तीसरा क्या आता है, नेशनल। नेशनल यानी कि जो एक नेशन का हो, वो इस कंट्री में जितनी भी चीजें हैं वो इस नेशन का रिसोर्स है, और इस चीज पे गवर्नमेंट का पूरा हक है। वो किसी भी चीज को किसी भी चीज में यूज करके वो रिसोर्स बना सकती है, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का भी वो यूज कर सकती है अपने, अगर वो चाहे डेवलपमेंट करने के लिए तो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का भी वो यूज कर सकती है। इतने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, बिल्डिंग्स बनी है, हॉस्पिटल्स बनी है, वो कभी ना कभी किसी की तो जमीनें होंगी ना, किसी एक किसान की जमीन होगी, किसी इंसान की जमीन होगी, तो गवर्नमेंट उसको खरीद के पब्लिक डेवलपमेंट करने के लिए कहीं हॉस्पिटल बना रहे हैं, कहीं कॉलेजेस बना रहे हैं, कहीं अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, तो ये सब डेवलपमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो वो सब किसके आती है, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आती है। एंड इसका जो फोर्थ वन है वो है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होती हैं, जिसपे सिर्फ एक नेशन का नहीं, सारे नेशन का हक होता है, ठीक है। जैसे कि ओशियंस हो गया, एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, इसके बाउंड्री के अंदर में ही आप उस रिसोर्स का यूज कर सकते हो, ये लॉ है। अगर आप इस रूल के अगेंस्ट जाते हो तो आपके ऊपर मतलब फिर वो केस हो कि आपको रीजन देना पड़ेगा आपने ऐसे क्यों किया। तो 12 नॉटिकल्स आई थिंक है इसमें कुछ, हाँ। अगर नेशनल रिसोर्स की बात आती है तो 12 नॉटिकल माइल्स,
12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक आप ओशियन की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इंडियन ओशियन हो गया, तो इंडिया जो है इंडियन ओशियन का 12 नॉटिकल माइल्स तक अपना यूज़ कर सकता है, यानी ये होता है 22.2 किलोमीटर। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होती हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिनको 200 नॉटिकल माइल्स तक हम यूज़ कर सकते हैं, 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स। इसके आगे जो है अगर कोई यूज़ करता है तो उस पर किसी पर्टिकुलर नेशन का कोई हक नहीं है। अगर ये इंडियन ओशियन है और इसके 200, ये इंडियन ओशियन है और इसके 200 माइल्स यहीं तक है, तो यहाँ पे किसी का भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी आसपास में कोई कंट्री नहीं है, कोई लैंड नहीं है, तो वो जगह आप अपना पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते हो। ये नहीं अलाउड होता है। ये हो गई। अब एक लास्ट बची है यहाँ पे, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक लास्ट है हमारा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का? इसमें हमें दिया हुआ है पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व्स। अब इनका मतलब क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि एक रीजन में मिलती तो हैं बट उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। कैसे? जैसे कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं, वेस्टर्न पार्ट आप देखो, राजस्थान, गुजरात, यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है कि वहाँ पर विंड और सोलार एनर्जी बनाई जा सकती है बट बनी नहीं रही है, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आती है कि इसके अंदर रिसोर्सेज पोटेंशियल तो है कि यहाँ पे हम रिसोर्सेज का यूज़ करके हम कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं बट वो हो नहीं रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट में पहला आता है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, फिर आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको पहले तो सर्वे किया गया और उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को डिटरमाइन करके हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो होती है डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। फिर आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? ऐसे मटेरियल इन्वायरमेंट के जिनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई कर सकें, बट ह्यूमन के पास इतनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उस नीड को, मतलब उस चीज़ को, उस रिसोर्स को किस तरह से यूज़ करे ये वो पता कर सके। जैसे कि वाटर सबको पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है ये रहा वाटर। अब हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन अभी तक ये मतलब वो लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं इस रिच सोर्स ऑफ एनर्जी को, वो किस तरह से यूज़ कर सके, मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है, कह सकते हैं। अब एक टर्म आता है रिजर्व्स। कौन सा टर्म आता है? रिजर्व्स। अब ये क्या है? स्टॉक्स तो हो गया, स्टॉक्स के ही अंदर आता है रिजर्व्स। अब रिजर्व्स क्या होती हैं? रिजर्व एक सबसेट स्टॉक है, मतलब एक स्टॉक के अंडर में एक टर्म आता है रिजर्व्स, जिसका मतलब होता है जिनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम यूज़ तो कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज का हम यूज़ कर सकते हैं बट हम कर नहीं रहे। जैसे कि रिवर्स, नदियाँ जो है हमारी, उनको यूज़ करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ अभी तक हो रहा है, बहुत ही कम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी जनरेट हो रही है, तो इसका हम बहुत यूज़ कर सकते हैं बट हम बहुत लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा यूज़ कर दोगे तो सारी की सारी नदियाँ गायब नहीं हो जाएंगी। भाई कितना यूज़ करोगे नदियों का? तो एक तरह से आपको रिजर्व करके भी तो रखनी होती है ना चीज़ों को। इतने सारे जो डैम्स बने हैं वो वाटर रिजर्व कर रही है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, फ्यूचर में बहुत से यूजेस के लिए, तो रिजर्व करिए चीज़ों को। तो ये सब रिसोर्सेज के बारे में आपको इतना समझ में आया होगा, आई होप। अभी के लिए इतना ही, इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है इन सब के बारे में। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको लाइन टू लाइन हर चीज़ समझाने वाली हूँ, आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।